डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। मैं बात कर रहा हूं समन्ता के पार्थिव कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, गरीब, दलित और महिलाओं को उनका हक दिलाया और समाज की उन कूटनीतियों को खत्म कर दिया जो इंसान के हित में नहीं थी। बाबा साहेब का कहना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारा सिखाता है। लेकिन पूरे देश के लिए इतना कुछ करने वाले महापुरुष ने शुरुआती दिनों में अपनी निजी जात को लेकर समाज द्वारा किए गए अत्याचारों को इतना झेला है, शायद ही उनके अलावा कोई और होगा जो उन अपमानों को भूलने के बाद आगे बढ़ने की सोच रखता होगा। और उनको सिर्फ दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर पेश किया गया। ये आपको जानकारी देने वालों की साजिश थी या वोट बैंक की राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि हम भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व जाने। भीमराव अंबेडकर के नाम को इस्तेमाल करके कुछ राजनीतिक दलों की संख्या इस बार सबसे ज्यादा है। ये ऐसे लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर के विचारों का नहीं बल्कि उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं और आम जनता के सामने अपनी छवि बनाते हैं। भीमराव अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाने लगा। तो आज हम भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाने वाला डांस ड्रामा दिखाने जा रहे हैं, ताकि आप ये जान सकें समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने के अधिकार की सोच क्या कहती है। और आज भी इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने का मौका है, ताकि हम जान सकें कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने घोर अपमान और तिरस्कार के बावजूद सबको सुख देने वाले आजाद भारत का सपना देखा था। वो है द ग्रेटेस्ट इंडियन, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर।
साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश इंदौर जिले के महू नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सतपाल था, जो भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा करते थे और अपने अच्छे कार्य के बदौलत वो सेना में सूबेदार के पद पर पहुंचे थे। और उनकी मां का नाम भीमाबाई था। राम जी शुरू से ही अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, जिसकी वजह से अंबेडकर को पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। लेकिन वे एक माहर जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसे लोग उस समय अछूत भी कहते थे। अछूत का मतलब था अगर ऊंची जात के लोगों द्वारा ऊंची जात की किसी भी वस्तुओं को छू दिया जाता तो उसे अपवित्र मान लिया जाता था। यहां उनको स्कूल में दाखिला तो मिल गया, परंतु कुछ शर्तों पर।
एक दिन एक अध्यापक ने भीमराव को चिढ़ाने के लिए पूछा, अरे तू तो महार है, तू पढ़कर क्या करेगा? भीमराव ये अपमान सहन ना कर सका और तपाक से बोल उठा, गुरुजी, पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा, ये पूछना आपका काम नहीं। यदि आपने फिर कभी मेरी जाति के नाम से मुझे चिढ़ाया तो परिणाम अच्छा ना होगा। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु स्कूल के अध्यापकों ने उसकी जाति के कारण संस्कृत पढ़ने से रोक दिया। मजबूरी में फारसी पढ़नी पड़ी। बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रयत्न, लगन और परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी ही नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान भी बने।
भीमराव सतपाल का नाम भीमराव अंबेडकर कैसे पड़ा? महादेव अंबेडकर जात के ब्राह्मण थे और भीमराव सतपाल को न सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि दोपहर का भोजन भी देते थे और उनको बहुत प्यार भी करते थे। इसी टीचर ब्राह्मण महादेव अंबेडकर के कहने पर उन्होंने उनका नाम भीमराव सतपाल से भीमराव अंबेडकर रख दिया, जो उनके गांव अंबावाड़े से जुड़ा हुआ था। आगे जाकर सारी दुनिया उनको इसी नाम से जानने और पहचानने लगी।
1994 में रामजी सतपाल के रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र सतारा नाम की एक जगह में चला गया। लेकिन सतारा आने के केवल 2 साल के बाद अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने काफी कठिन हालात में उनकी देखभाल की। रामजी सतपाल और मीराबाई के 14 बच्चों में केवल 3 बेटे और 3 बेटियां कठिन हालात में बच नहीं पाए। अपने भाइयों और बहनों में अंबेडकर ही समाज को अनदेखा करते हुए पढ़ाई में सफल हुए और फिर आगे की पढ़ाई जारी रख सके। 1897 में अंबेडकर ने मुंबई के अल्फ्रेंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया और उस स्कूल में छोटी जात के पहले विद्यार्थी बन गए। 1907 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, जिसकी सफलता से उनकी जात के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास होना बहुत बड़ी बात थी और वो भी एक अछूत का पास होना तो आश्चर्यजनक था। इस सफलता के लिए अर्जुन कैल्स्टर ने अपनी लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर दी। अर्जुन कैल्स्टर मराठा जात के विद्वान थे। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मुआ, जेही के राम आधार। राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजा ना आस, रहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सुमिरन से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े, संत कबीर कह दीन। वस्तु है ग्राहक नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्म का मानव फिरे डामाडोल। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथ दे उड़ाए। भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, कह कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। अंतर्यामी एक तुम, आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। मैं अपराधी जन्म का, नख सिरा भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रचे, शीश दे ले जाए। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। सुमिरत सुरत जगाए कर, मुख के कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बस जाग सके तो जाग। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन, नाम स्नेही सोए। तो कैसे गरीबी दरिद्रता से जूझते हुए अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को शिक्षित किया और कई डिग्रियां हासिल की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक से एक बड़े महानायक थे, विद्यावान थे। उन सब में भी शायद वो सबसे ज्यादा शिक्षित थे। उसके बाद से अंबेडकर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। 1907 में मैट्रिक और एल्फिंस्टन कॉलेज से भीमराव ने इंटर की परीक्षा पास की। एल्फिंस्टन कॉलेज से पास आउट होने के बाद बड़ौदा के फैमिली सियाची राव तीतिये ने उनको अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप 25 रुपए महीने की दी। इसी स्कॉलरशिप से वो न्यूयॉर्क पहुंचे।
1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की और फिर 1913 में स्कॉलरशिप से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए और वहां से कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1915 में एमए की डिग्री ली और अगले ही साल 1916 में उन्हें उनकी एक रिसर्च के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक किताब को एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अपनी डॉक्टर की डिग्री लेकर सन 1916 में अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कानून की पढ़ाई और अर्थशास्त्र में डॉक्टर की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन स्कॉलरशिप अगले ही साल खत्म होने के चलते मजबूरन अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। यहाँ आने के बाद उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसी काफी नौकरी की। फिर 1920 में अपने बचाए हुए पैसे और दोस्त की मदद से फिर से इंग्लैंड चले गए, जहां 1923 में उन्होंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज और फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि दी गई। इस पूरे दौर में जो खास बात थी, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे और कभी वो पूरा भोजन भी नहीं कर पाते थे, लेकिन किताबें खरीदने का शौक उनको बहुत ज्यादा था। जब वो अमेरिका से लंदन गए, अपने दोस्त के साथ उसको 2000 किताबें दी भारत ले जाने के लिए। भीमराव की बड़ी बहन ही बचपन से ही उनके बाल काटा करती थी।
अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हाई पावर का समिति का गठन किया गया। भारत की नई संरचना का संविधान इस समिति को दिया जाएगा। धीरे धीरे कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि सारी जिम्मेदारी जैसे अकेले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कंधे पर आ पड़ी और उन्होंने किस खूबसूरती से, किस ईमानदारी से, किस जिम्मेदारी का निर्माण किया, उसका उदाहरण तो हमारा संविधान है, जो कि तमाम मुश्किल के बावजूद और तमाम चुनौतियों के बीच आज भी जीवंत और बहुत ही मार्मिक डॉक्यूमेंट है, जो हमारे देश को हर मौके पर दिशा निर्देश देता है। लंदन जाकर उनकी मनपसंद जगह रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लंदन की मशहूर जगह ट्रू लाइब्रेरी होती थी। लगातार और हमेशा वो किताबों में डूबे पाए जाते थे। अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा व्यस्त रहते थे कि लाइब्रेरी का चौकीदार याद दिलाता था कि लाइब्रेरी बंद हो गई है, घर जाएं। और सुबह से रात लाइब्रेरी पढ़ने के बाद अपने कमरे में अध्ययन का काम करते थे। उनको कोई सोने के लिए कहता था तो वो बोलते थे कि मेरे पास ना तो खाने के लिए पैसा है और ना ही सोने के लिए टाइम है। मुझे तो बस अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द पूरी करनी है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। 1000 दिनों में 1600 किताबें उन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ी, जो आज तक एक रिकॉर्ड माना जाता है। इतना ज्यादा कलेक्शन था किताबों का कि जैसे पूरी इंटरनेशनल लाइब्रेरी थी। जब उन्होंने अपना घर बनवाया मुंबई में दादर में, वो घर कम लाइब्रेरी ज्यादा लगता था। बिल की आजादी के बाद पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थीं। विधवाओं का संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं था और नेहरू जी सामाजिक बदलाव की हिमायत कर रहे थे और हिंदू समाज के कर्णधार उनका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर बदलाव लाना है, सुधार लाना है, तो सभी धर्मों में इकट्ठा लाया जाए। लेकिन नेहरू जी ये चाहते थे कि सबसे पहले सुधार कानून लागू किए जाएं, हिंदू के हित में हो, क्योंकि 80% हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा है। अगर इसमें कोई सुधार होता है तो वो देश हित में है। और फिर संसद में 1951 में सितंबर के महीने में ये बिल पेश किया गया और फिर एक जबरदस्त विरोध हुआ। मौके की नजाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बिल को 4 हिस्सों में बांटने की घोषणा कर दी और घोषणा करने से पहले उन्होंने अंबेडकर को विश्वास में नहीं लिया और अंबेडकर बहुत ज्यादा नाराज हो गए।
तो उन्होंने मंत्रिमंडल से और कांग्रेस से दोनों से इस्तीफा दे दिया। बात शायद ये थी कि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई, संसद की नजाकतों को समझते हुए, लेकिन सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहने वाले अंबेडकर को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली। ऐसे क्या कारण उत्पन्न हो गए कि स्वतंत्रता संग्राम के दो दिग्गज एक दूसरे के सामने मोर्चा खोल के खड़े हो गए? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। इनकी बात इतनी बढ़ गई कि महात्मा गांधी को तुरंत अनशन पर बैठना पड़ा। बात यह हुई कि अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना जीवन समाज की सेवा में लगाकर छुआछूत के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी। भीमराव अंबेडकर दलितों के वो आइकॉन और उनके प्रतिनिधि बन चुके थे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था छुआछूत को खत्म करना। उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में झोंक दिया। वे भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियानों में शामिल हुए। दलितों को आजादी और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो कि पूरे समाज में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। 1926 में बंबई विधानसभा के सदस्य बन गए। 1929 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलितों के हितों का ख्याल रखने के लिए मनोनीत कर दिया गया। 1930 में हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी ने डिमांड की, संविधान निर्माण में लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलितों और अल्पसंख्यकों का अलग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस मांग को अंग्रेज तो मान गए, लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट को सेपरेट बढ़ावा देता था, जातिगत और धर्म के आधार पर मतदाताओं को और राजनेताओं को बांटता था, उससे गांधी जी सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस वजह से हिंदू समाज कई टुकड़ों में बंट जाएगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका मानना था कि चाहे जो भी तरीका हो, दलितों का उत्थान होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बस इस मुद्दे पर गांधी जी ने जमकर विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर का। यहाँ तक कि अवार्डा जेल में गांधी जी बंद थे, वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया। जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट नहीं नकारा जाएगा, वो वहीं अनशन पर बैठे रहेंगे। बड़ी मुश्किल से गांधी जी को मनाया गया। खुद अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय जेल में गए और गांधी जी का अनशन उन्होंने तोड़वाया। और फिर उस समय गांधी और अंबेडकर के बीच जो सहमति हुई, उसे इतिहास में पूना पैक के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी पूना पैक ने और इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों में नींव रखी गई एक तरह से दलितों के अलग अधिकारों की, उनको सामाजिक न्याय दिलवाने की।
अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव लड़ी और 15 सीटें जीती। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई सारी विवादित किताबें प्रकाशित की, जिसमें खास पाकिस्तान भी शामिल था। उसमें पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने का उन्होंने जमकर विरोध किया था। अंबेडकर का भारत को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। वो पूरे देश को बिना अलग हुए देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के टुकड़े करने वाले नेताओं की नीतियों की जमकर आलोचना की। अंबेडकर साहब का इतना जबरदस्त कमिटमेंट था दलितों के लिए, समाज के उन लोगों के लिए जिन्होंने शताब्दियों से सिर्फ शोषण सहा था। आखिरकार राजनीतिक मुद्दों से जूझते हुए अंबेडकर की सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और फिर 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने समाज की सोच को काफी हद तक बदल दिया। गरीब, दलित और महिलाओं को उनका हक दिलाया और हमारे देश के लिए इतना कुछ किया कि उनके एहसानों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए आज भी ना सिर्फ उस वर्ग के लिए जो दलित है, जो कभी अछूत था, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के लिए पक्षधर हैं, उन सभी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हैं। हम पहले और आखिरी भारतीय हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
भीमराव अंबेडकर।